देखो, कल हम लोग लाओस में जो गृह युद्ध था इस पर विस्तार से अध्ययन किए थे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा कंबोडियाई संकट। कंबोडियाई देखो, ये बात पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब वियतनाम की घटनाएं पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लाओस और कंबोडिया को तटस्थ देश मान लिया गया था। अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वो सोचा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने छोड़ दिया था। लेकिन साम्यवाद का प्रसार जब होना शुरू हुआ तो लाओस और कंबोडिया भी उसके आगोश में आ गया। ऐसे में अमेरिका के लिए यह असह्य घटनाएं थी और इसी कारणों से इन सभी देशों में इस तरह के संकट उत्पन्न हुए। तो इस दौरान हम लोग कंबोडिया के संकट आज पढ़ेंगे। सन 1954 की अगर बात करें तो सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया था। 1954 में जो घटनाएं घटी थी, 1954 जिनेवा समझौता याद है ना, तो उसमें जैसे लाओस को भी स्वतंत्र घोषित किया गया था और कंबोडिया को भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद यहाँ संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और यहाँ का शासक नरोत्तम सिहानुक को माना गया। यानी अगर हम देखें तो 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र माना गया तथा राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को वहाँ का शासक बनाया गया। और शासन कैसन रहा? संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा शासक रहा, शासक प्रमुख राजा ही रहा, परंतु वो अपना शासन संविधान के अनुसार करेगा, इसीलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। तो शासन किस रूप में स्वीकार किया गया? संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और राजा बनाया गया नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक 1954 से ही कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर कायम था। अब 1954 से ही अगर हम लोग देखें कि जब राजा बना नरोत्तम सिहानुक, जब वहाँ का शासक बना तो वह प्रारंभ से ही तटस्थवादी गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक ना? गुट निरपेक्षता, तटस्थवादी यानी हम लोग देखें कि तत्कालिक विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बटा हुआ था और इस समय जितने भी नवोदित राष्ट्र होते थे वह किसी न किसी एक पक्ष को स्वीकार करते थे। दोनों पक्ष कोशिश करता था कि ये हमारा यहाँ पर जो है प्रभुत्व कायम हो जाए, और ऐसे में कहीं साम्यवाद और कहीं पूंजीवाद। लेकिन कंबोडिया जो था और कंबोडिया के जो शासक के नरोत्तम सिहानुक थे, इन्होंने कहा कि मैं किसी पक्ष में नहीं रहूँगा, मैं दोनों पक्षों को अस्वीकार करता हूँ। देखिए, अब गुट निरपेक्षता की बात आती है तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा कि गुट निरपेक्षता क्या है।
जब पहली बार सन 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने भी ऑफर था। पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका का ऑफर था कि आप पूंजीवाद को स्वीकार कर लीजिए, आपके माने शासन सुविधा में जितनी ज़रूरतें पड़ेगी हम लोग उसको पूर्ति करेंगे। और साम्यवादी देशों में यानी रूस ने भी ऑफर दिया कि आप साम्यवाद को अपना लीजिए और आपको आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपकी मदद किया जाए। तो ये जो दोनों तरफ से ऑफर था भारत के पास, लेकिन उस समय भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की भी ज़रूरत है और मुझे रूस की भी ज़रूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था को इतना अंग्रेज़ों ने लूटा था कि हमारे सामने हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस तत्कालिक समय में हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी नई एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने कहा कि मुझे दोनों की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसी एक पक्ष का नहीं रहूँगा, मैं दोनों पक्षों से बाहर रहूँगा। हाँ, मेरा प्रयास रहेगा। इनका जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं दोनों गुटों से बाहर रहूं और कोशिश करूं कि ये विश्व जो दो गुटों में बटा हुआ है और इस विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो शीत युद्ध का दौर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द दुनिया तृतीय विश्व युद्ध को देखेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दोनों के इन गलतफहमियों को, इन तनाव को समाप्त कर सकूं और दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के आगोश में समाने से रोका जा सके। ये मेरा प्रयास होगा। ठीक ना? हाँ बोलो। अमेरिका ऑफर देता पूंजीवाद के, समाजवादी थे, दोनों से फायदा क्या हुआ? ये कुछ फायदा हो ही चाहेगा। फायदा है ना, देखो फायदा से सबसे बड़ी बात क्या होती है? प्रतिष्ठा। सबसे बड़ी बात प्रतिष्ठा की सवाल बन गई थी। रूस चाहता था कि मेरी प्रतिष्ठा अमेरिका की अपेक्षा बढ़े और अमेरिका चाहता था कि मेरी प्रतिष्ठा रूस की अपेक्षा। सबसे बड़ी कारण यह, इसके बाद ही कोई और एक कारण नहीं। और अन्य कारण यह था कि आपका व्यापारिक संबंध मेरे साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई ऐसे कारण थे। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी एक गुट में ना रह करके गुट से अलग हो। तो देखिए, निरपेक्ष यही शब्द है ना। निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? निह जोड़ पक्ष, किसी भी पक्ष के। तो इन्होंने कहा गुट निरपेक्ष का मतलब हो गया कि हम किसी भी गुट के पक्ष में नहीं। तो यही के चलते यहाँ से एक अलग देश शुरुआत हुआ और फिर भारत के देखा देखी कई नवोदित राष्ट्रों ने भारत की तरफ आए और जितने लोग इस सिद्धांत के साथ भारत के साथ जुड़े, इसी सिद्धांत को गुट निरपेक्षता का सिद्धांत कहा गया। ऐसे बाद में ये माना जाता है कि यह एक तीसरा गुट हो गया, निर्गुट, जो किसी गुट में नहीं है लेकिन एक नया गुट बन गया, क्योंकि इधर भी लोगों का समूह, इधर भी देशों का समूह जुटने लगा तो एक गुटे बन गया। ठीक ना? तो इसी पक्ष में यानी गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया कंबोडिया के शासक नरोत्तम सियानुक ने। कहा कि हम दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं हूं, न तो मुझे किसी दोनों में किसी से दुश्मनी करनी है और न किसी से अकेला दोस्ती करनी है, हमें दोनों की जरूरत है। इसीलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में भी शामिल नहीं हुआ। उसने किसी में शामिल नहीं हुआ। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई सैन्य संगठन जो था, इस सैन्य संगठन में भी कंबोडिया शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था।
इसी कारण से वह सिहानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अब देखो बात क्या थी, सिचुएशन को समझना है। हिंद चीन पूरा जो राष्ट्र था उसका एक हिस्सा जो वियतनाम था, उसमें तो मिला जुला कर झगड़ा लड़ाई करके दोनों अपना अपना प्रभुत्व कायम कर लिए। एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवाद और उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद। तो वहाँ कामोवेश तो कुछ तो बराबर ही था। इधर लाओस वाली स्थिति कल हम लोग पढ़े तो देखे कि अमेरिका चाहते हुए भी साम्यवाद के प्रसार नहीं रोक सका लाओस में। तो लाओस में साम्यवाद का प्रसार हो ही गया। तो ऐसे में अब अमेरिका को लगा ना जी कि यहाँ तो मेरा अपमान हो रहा है, यहाँ उसकी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। तो इस जवाब में कि अब तुम्हारा देने एगो सदस्य आ गया, तो अब हमरो देने एगो सदस्य कम से कम और तब लगे कि हाँ बराबरी में कोनो बात नहीं, बात है ना। तो अमेरिका चाहता था लाओस जब उसके हाथ से निकल गया तो वो किसी भी कीमत पर कंबोडिया में पूंजीवाद लाना चाहता था। तो वो एक्सेप्ट मन में बनैले कि एजा हमारा कैसे हूँ पूंजीवाद स्थापित कर दें। एजा के शासक खुलेआम शब्दों में कह दिया कि भाई हम कौन पक्षी हैं, अब हम क्या चाह रहे हैं और सामने वाला हमारा बात के नकार दिया। तो आप लोग भी कभी देखे होंगे जब कुछ मन में सोचले होंगे और कोई से कुछ कह रहे होंगे और वो हमारा बात को काट दिया, नकार दिया, तो गुस्सा बड़ा आता है, बहुते आता है ना। अमेरिका को भी बहुते आ गया ना, समझ में आया। अब भाई इसका भी तो बात कट रहा है यहाँ। वो तो एकदम कोशिश में था कि कैसे हूँ हमारा इधर पूंजीवाद स्थापित करना। और नरोत्तम सिहानुक दोस्त जवाब दे दिया कि भाई हम कौनो पक्ष में ना रहे। तो चिढ़ गया, नरोत्तम सिहानुक से चिढ़ गया। अब चिढ़ गया तो एक और बात था, अमेरिका ऐसे हूँ मने बुद्धिजीवी देश था तो बार बार गलती नहीं करेगा। आए वो गलती करके पछताइए रहा था। लाओस वाला, लाओस में खुलकर युद्ध में आया था, एक तरह से हार भी ली थी ना उसको। तो एक छोटे से देश से आपको हार जाना क्या बड़ी साधारण बात है क्या, आप महाशक्ति। तो इस कारण से अबरी भी खुल के पहले सामने नहीं आया और उसने क्या किया, थाईलैंड को उकसाने लगा। क्या होता है गांव घर में लड़ाई उड़ाई तू लोग झगड़ा उगड़ा करता होगा तो देखता होगा, अगर लड़ाई हो गया है तो अपने मारने के साथ दूसरा कुछ झगड़ा हो गया मारना मार, हम पीछे से हैं, होता है ना। ये बात समझाना पड़ेगा तू लोग, ये सब तो जानबे करता है। तो अमेरिका यही किया, उसने थाईलैंड को उकसाया और थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया को तंग करवाना शुरू कर दिया। वो सोचले था का, देखो अब यहाँ भी बात को समझना है, वो का सोच के उकसवा रहा है। इधर थाईलैंड को उकसा रहा है, वो परेशान करेगा कंबोडिया को। कंबोडिया को जब थाईलैंड परेशान करेगा तो कंबोडिया को मदद की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा भी मदद के लिए आएगा और तब हम इसको पूंजीवादी देश बना दें। ये बात सोच ले था और इसीलिए उसने ऐसा किया। थाईलैंड पड़ोसी देश था। अमेरिका के इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिहानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। अब देखो जाओ फिर एक बार बेइज्जती। अब अमेरिका का सोच ले था कि हमरा से मदद मांगेगा, एकदम मैंने मन में इमेजिंग कर लिया कि तंग करेगा तो असहाय स्थिति में कोई ना कोई से मदद खोजेगा। मदद कोई भी खोजेगा तो बरियारे से खोजेगा, तो ये मेरे पास आएगा क्योंकि मैंने ऑफर दिया हूँ। तो देखेगा कि भाई जहाँ से ऑफर मिल रहा है तो जल्दी ही सुनेगा, तो इसलिए मेरे पास मदद के लिए आएगा और मैं मदद करूँगा। लेकिन हुआ ठीक एक तरह विपरीत। तंग आने के बावजूद भी अमेरिका के इस कूटनीतिक चाल को शायद नरोत्तम सिहानुक समझ गए और उन्होंने किसी भी प्रकार के अमेरिका से सहायता लेने से इनकार कर दिया। हमारा कोनो तरह की आपकी मदद की जरूरत नहीं। अब बुझा रहा है घाव सहने लायक नहीं था अमेरिका का। यह बात अमेरिका के लिए एकदम अपमानजनक हो।
और मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर भी आक्रमण कर दिया। अब खिसिया क्या करे, एक कहावत है भोजपुरी में, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोच ना। भाई खिसिया गया तब छोड़ेगा। अभी तक तो कोशिश इन्हें उन्हें से मिला जुला करके कूटनीतिक प्रभावों से कोशिश कर रहा था कि हमारा काम चल जाए। जब देखा कि काम नहीं चल रहा है तो सैन्य ताकत का प्रयोग किया और जो वियतनाम पर आक्रमण किया था, तो वियतनाम पर आक्रमण कंबोडिया लाओस वगैरह गोद में, तो वियतनाम के साथ कबो भी कंबोडिया लाओस पर आक्रमण हो सकता था, तो वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया पर भी उसने, कंबोडिया के जितना सीमावर्ती क्षेत्र था इस पर उसने आक्रमण कर दिया। अब वो आक्रमण कर दिया तो नरोत्तम सिंहानुक भी चिढ़ गए, तू यही फेरा में है, तो तू खिसिया के तो ना खिसियागा। वो कहा कि अब तोरा संगे हमारा सारा राजनैतिक संबंध खत्म। वो जितने कोशिश कर रहा है करा कि फुसला के चाह रहा था, बहला के चाह रहा था, नहीं हुआ तो सैन्य बल पर चाह रहा था, और जितने नजदीक आने का कोशिश कर रहा था ये उतने दुर्भाग्य में। नरोत्तम सिंहानुक ने इस आक्रमण के बाद अपने सभी प्रकार के राजनयिक संबंध अमेरिका के साथ तोड़े। बात समझ में आ गई? क्या हुआ इसमें घटना में? जब शासक बनाया गया, शासक बनाने के बाद 1924 में 54 में ही नरोत्तम सिंहानुक ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया। हुआ है वहां पर गुटनिरपेक्षता के नीति अपना। नरोत्तम सिंहानुक ने क्या किया? गुटनिरपेक्षता का नीति अपनाया। अमेरिका कोशिश किया कि यहाँ मैं पूंजीवाद का प्रसार कर सकूं, और ऐसा नहीं हुआ। तब उसने क्या किया? थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया को परेशान करने का कोशिश किया। तब देखो अमेरिका थाईलैंड को उकसा कर कंबोडिया को परेशान करवाने लगा। ठीक ना? परंतु नरोत्तम सिंहानुक ने 1963 ईस्वी में अमेरिका से किसी भी प्रकार का मदद लेने से इनकार कर दिया। ठीक ना? किसी भी तरह का मदद लेने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका इससे क्या हुआ? चिढ़ गया, और चिढ़ करके अमेरिका ने क्या किया? तब अमेरिका ने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर। ठीक ना?
सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। और जब ये घटना 1965 की, और जब 1965 में उसने कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो नरोत्तम सिहानुक ने क्या किया, अपना राजनयिक संबंध तोड़ दिया। अब किसी भी प्रकार का कोई संबंध अमेरिका के साथ नहीं रहा। आगे चलकर सन 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ नष्ट की फसल नष्ट हुई। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दो। ये घटना 1965 मई की थी, ठीक ना, 1965 मई की थी। और अब जो राजनयिक संबंध एकदम तोड़ दिया गया तो बौखला गया अमेरिका। अब उसे नहीं लगा गुस्से में कि मैं क्या करूं, एकदम अति क्रोधित हो गया। और अति क्रोधित होकर के उसने क्या किया, 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में भारी बमबारी करा, ठीक ना, हाँ? ठीक है, क्षेत्र में जहर की वर्षा करवाई, जिससे कंबोडिया के 40,000 एकड़ भूमि पर रबर की फसल नष्ट हो गई। ये पूरी घटना समझ में आ रही है, काहे के लिए हो रहा है। अमेरिका पूंजीवादी प्रभुत्व कायम करना चाहता है कंबोडिया पर, वो सारा का सारा काम इसीलिए कर रहा है। कैसहूं नरोत्तम सिहानुक हार मान ले, नतमस्तक हो जाए और हमारी बातों को मान ले। और लास्ट में इतना बड़ा कदम अमेरिका ने उठा दिया। जब ये कदम अमेरिका ने उठाया और 40,000 एकड़ भूमि पर रबर की फसल कंबोडिया की जब नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ का जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन रबड़ की खेती ही थी, और ये इतना बड़ा बर्बादी हो गया, तो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चोट पहुँचा। तब नरोत्तम सिहानुक ने अमेरिका को इसका दोषी ठहराया और अमेरिका से इसकी मुआवजे की मांग कर कहा कि भाई देखो, तू बरियारी हमरा पर आक्रमण कैले है, तू बरियारी जहर के वर्षा करवैले है और हमारे इतना फसल बर्बाद हो गया, तो ऐसा करो कि जो बर्बादी मेरी हुई है उसका मुआवजा दे दो, अन्यथा मैं साम्यवाद का दामन थाम। ना समझ में आया? मैंने जितना मेरा नष्ट हुआ वो कर तू हर्जाना भर दे, पैसा चुका दे, और ना तो हम क्या करेंगे, हम साम्यवाद को अपना लें। साम्यवाद से तो चिढ़ रहा था अमेरिका। अमेरिका तो कोशिश में था कि साम्यवाद कहीं ना आवे, लाओस में आ गया है, और जवाब में कैसे हूँ ये जब पूंजीवाद चाहिए था, ये कह रहा है कि हम साम्यवाद अपना लें, ठीक ना। और इस प्रक्रिया में जो समाजवाद की तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नरोत्तम सिहानुक जर्मनी के साथ अपना संबंध बढ़ाना शुरू कर। अब तत्कालिक जो दो गुटीय विश्व बन गया था, पूरा विश्व दो गुटों में बंटना हुआ था, ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था यानी अमेरिका
यह कभी नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देश बने। अतः उसने कंबोडिया के गुटनिरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांगो से। अब देखो, अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, मुआवजा देना तो चाहता नहीं था, तो ये अपना जब अपना झुकाव दिखाने लगा नरोत्तम सिहानुक साम्यवादियों के प्रति, इसका केवल क्या था, एक तरह का ये समझो कि ये डायरेक्टली साम्यवाद अभी अपनाना नहीं चाहता था, ये गुटनिरपेक्ष व्यक्ति था। ये केवल ऐसा इसलिए किया कि हो सकता है कि एहू डर से अमेरिका हमारा जो बर्बादी किया है एक मुआवजा चुका दे। अमेरिका का किया, चूंकि वो तो चाहता नहीं था कि साम्यवाद की तरफ इसका हाथ बढ़े, इसलिए उसने नरोत्तम सिहानुक पर आरोप लगाया कि आप कहते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, आप गुटनिरपेक्ष नहीं हैं, एक गुट के तरफ आप झुके हुए हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष का मतलब हमारा दोनों में कोनो सा मतलब नहीं, और आप साम्यवाद की ओर झुक रहे हैं, ये आरोप लगाया। इसीलिए अमेरिका के CIA के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिहानुक को सत्याच्युत करना था, और तब उसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और CIA जो उसका संगठन था, उस संगठन के माध्यम से जितना भी कंबोडिया में दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, यानी पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे, उन सबको इकट्ठा करना शुरू किया, कि उन सबको इकट्ठा करके कुर्सी पर से, यानी राजगद्दी पर से नरोत्तम सिहानुक को हटा दिया। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण सन 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन कर दिया। अब अमेरिका का षड्यंत्र हुआ, अमेरिका ने षड्यंत्र किया, और इस षड्यंत्र के कारण क्या हुआ, 1970 ईस्वी में जो दक्षिणपंथी लोग थे, यानी पूंजीवादी समर्थक लोग थे, वे लोग वियतनाम के जहां दूतावास होता है वहां पर जाकर के उग्र प्रदर्शन करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण, ये घटना याद रखेंगे, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथी वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन, ठीक ना, उग्र प्रदर्शन करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब ऐसा हुआ तो सरकार तो पहले किसी भी प्रकार के हड़ताल या आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। अब नरोत्तम सिहानुक जानते थे कि ये दक्षिणापंथी है और यहाँ अमेरिका का षड्यंत्र है, इसलिए उन्होंने थोड़ा कठोर रुख अपना लिया। नरोत्तम सिहानुक जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने अपना वियतनामियों के प्रति कठोर रुख अपनाया, और 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा हटा दिया, और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन था। बात समझ में नहीं आई? अब क्या हुआ, जब ये प्रदर्शन हुआ ना, तो इस प्रदर्शन को, आंदोलन को दबाने के लिए नरोत्तम सिहानुक थोड़ा कड़ा रुख अपना, मारपीट किया गया, पकड़ के जेल में डाला गया, थोड़ा सरकार क्रूरता से पेश आई। और इसका जब यह हुआ तो इसका परिणाम यह हुआ कि 18 मार्च सन 1970 ईस्वी को जो कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद होती है, वह राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मति के साथ पद से हटा दिया।
कहा कि भाई आप जनता के प्रति गलत, अब जनता को प्रदर्शन करने का भाई अधिकार है और आपने उन अधिकारों का हनन किया है, इसलिए आप राजा रहने लायक नहीं हैं, और हटा दिया। और इस प्रकार कहा जाए कि अमेरिका अपने षड्यंत्र में सफल रहा। और अब जो कंबोडिया के शासक बने जनरल लोन नोल। लोन लेता है ना लोग बैंक से, वो लोन, और ओकरा बाद नोल। तो उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बने, और इस सरकार, चूंकि अमेरिका षड्यंत्र के कारण ये सब हुआ था, ये सरकार अमेरिका के समर्थित सरकार, यानी क्या हुआ, वो प्रदर्शन हुआ नरोत्तम सिहानोक कड़ा रुख अपना लिए। परिणाम क्या हुआ कि सन 18 मार्च 1970 18 मार्च 1970 को राष्ट्रीय संसद ने सर्वसम्मति से नरोत्तम सिहानुक को पदच्युत कर दिया। पूरे सर्वसम्मति के साथ पूरा संसद ने यह प्रस्ताव पेश किया, और इस प्रस्ताव माने पूरी सर्वसम्मति का मतलब कि सबको ये तैयार हो, विपक्ष में कोई नहीं रहा, सब कोई के सम्मति के साथ नरोत्तम सिहानुक को उस पद से हटा दिया। ठीक ना। अब जनरल लोन नोल, ये नाम है, के नेतृत्व में अमेरिकी समर्थित सरकार कंबोडिया में, अब जो सरकार बना, इस सरकार को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, और इस प्रकार से अभी तक की घटना से हम लोग बढ़िया ले समझ गए कि अमेरिका अपने इस षड्यंत्र में सफल रहा। वो शुरू से, वो प्रारंभ से ही कोशिश यही कर रहा था कि वह कंबोडिया में अपना पूंजीवाद का प्रभाव स्थापित कर सके, और ऐसा अभी तक करने में तो हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका सफल रहा, क्योंकि जो सरकार बनी है जनरल लोन नोल के नेतृत्व में, यह अमेरिकी समर्थित सरकार थी। तो अमेरिका एक तरह से सफल न हो गया इसमें। नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। अब देखो क्या हुआ, नरोत्तम सिहानुक भी इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। तो नरोत्तम सिहानुक ने क्या किया, निर्वासित सरकार का गठन किया। निर्वासित सरकार माने समझ में आता क्या होता है, जब केहू के घर, निर्वाचित नहीं, निर्वासित। निर्वाचित का मतलब तो चुनाव के द्वारा चयनित, और निर्वासित माने निकाला गया, घर से निकाल दिया गया, निर्वासित किया गया। तो सरकार से इनको निकाल दिया गया था, तो ये निर्वासित हो गए। अब जो सरकार बनाए यही लोग करके निर्वासित सरकार कहा जाता है। तो क्या हुआ, नरोत्तम सिहानुक ने कहाँ पर, तो पेकिंग शहर का नाम है, पेकिंग में
निर्वासित सरकार का गठन। इन्होंने निर्वासित सरकार का गठन पेकिंग में किया और जनरल लोन नोल की जो सरकार थी उसको इन्होंने अवैध घोषित किया। यह सरकार सही नहीं है, यह अवैध रूप से है। साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया गया। जो राष्ट्रीय संसद थी, जिस राष्ट्रीय संसद ने सर्वसम्मति के साथ नरोत्तम सिंहानू को पद से हटाया था, उस राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया गया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील किया। नरोत्तम सिंहानू ने जनता से अपील किया कि आप लोग इस सरकार को अपदस्थ कीजिए, इस सरकार को आप लोग मत मानिए, क्योंकि यह सरकार आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जनता किसके पक्ष में होगी। अप्रैल 1970 में सिंहानू ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिंहानू ने क्या किया? 1970 ईस्वी, अप्रैल 1970 ईस्वी में जो नया सरकार जनरल लोन नोल की सरकार बनी थी, उस सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादी प्रभाव था और वियतकांग उन्हीं को कहा जाता था, साम्यवादियों को, तो इनका समर्थन नरोत्तम सिंहानू को पूरी तरह से मिल रहा था। यानी निर्वाचित सरकार का गठन किया और फिर अप्रैल 1970 में नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़, जब युद्ध छेड़ दिया नया सरकार के खिलाफ, जनरल लोन नोल के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ, तो चूंकि हम तो जानते हैं कि उनको, उस सरकार को तो अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, तो उनके सपोर्ट में अमेरिका उतरेगी और इधर से नरोत्तम सिंहानू के सपोर्ट में उत्तरी वियतनाम और वियतकांग लोग शामिल हुए। नरोत्तम सिंहानू की सेना विजयी होती हुई राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही। अब ऐसे में नरोत्तम सिंहानू की सेना, चूंकि स्थानीय सेना थी, सब कुछ से वाकिफ थी और वे अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही थी, इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ रही थी और ये सेना विजयी होती हुई, जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रही थी। और आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गई? राजधानी नामपेन तक। याद रखेंगे, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका देखा कि लो, काम तो गड़बड़ा जाएगा, राजधानी भी आइए गया, तो राजधानी में आने का मतलब कि लोन नोल को खदेड़ देगा लोग। अब ऐसे में अमेरिका देखा कि फिर हमारा हाथ में आइल जा रहा, एगो तो ना ही आ रहा था तो आने के लिए इतना प्रयास किया अमेरिका, अब एगो हाथ में दिख रहा था आ गया, फिर जाता हुआ दिखने लगा, तो अमेरिका से रह जाएगा। अमेरिका फिर हस्तक्षेप किया इसमें। दक्षिणी वियतनाम से उसने अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर दी। उसने क्या किया? अमेरिका ने, दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी सैनिक थी, तो यहाँ से अमेरिकी सैनिक कंबोडिया में प्रवेश कर और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। उधर से उत्तरी वियतनाम से साम्यवादी सेना और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी सेना और नरोत्तम सिंहानू, एक बहुत ही घमासान संघर्ष, एक बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। यह युद्ध बहुत भयंकर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिका भी कर रहा है। अब देखो, अमेरिकी सरकार ने जो इस नीति का शुरुआत किया था, जो ये नीति अपनाई थी उन्होंने, ये नीति सरासर गलत थी। आप दूसरे देश में इस तरह से बार बार गलतियां कर रहे हैं। आप वियतनाम में घुस करके गलतियां किए, आप लाओस में घुस करके गलतियां किए और हर जगह अमेरिकी सेना फंसती जा रही है। और फिर आप कंबोडिया में भी घुस गए, कंबोडिया में भी कामोवेश वही स्थिति है। ऐसे में अब अमेरिका की जनता भी अमेरिकी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया। मैंने खुद वही जो कि जनता अब अपना सरकार के विरुद्ध हो गई। अब ऐसा में सरकार थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है
राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। अंत में फिर झुकना पड़ा अमेरिका को। अमेरिका के तत्कालिक जो राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्हें अपनी सेना वापस। तो सबसे बड़का बात तो ये था, लाओस में हार करके आप सेना बुलाएं, ये जो कंबोडिया से आपको सेना बुलाना पड़ेगा। कोई तो ये ना करेगा, कहेगा कि हार के आप बुला रहे हैं, आप कौनों कारण से बुला रहे हैं। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने तो अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा कर दिया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम की जो सेना थी, दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना वापस बुलाने से इनकार करके कहा कि हम ना बुलाएंगे। अब वो तो कुछ बुझाइए ना, क्या करें। अब तो यही जो उनका जो है ना कि शिकायत होने वाला था, ये जो उनका अपमान होने वाला था। आप सेना को वापस बुला रहे हैं और दक्षिणी वियतनाम सेना वापस बुलाने से इनकार कर दिया। अब आपके हाथ में अपनों से न रहे, स्थिति एकदम जटिल बन गई। अब क्या किया जाए। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामला में अब हस्तक्षेप करेगा। भाई साम्यवादी देश था चीन। इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुरक्षा खतरा में फिर से पड़ता हुआ नजर आने लगा। इस स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। तब एजा भारत की तरह, भारत एक बार पहल कैले था, अब वे इंडोनेशिया ने पहल किया और स्थिति को देखा कि एकदम गंभीर होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है दक्षिण एशियाई देशों का स्थिति एकदम। तब उसने तुरंत फिर से राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का घोषणा किया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सम्मेलन होगा, इस स्थिति को संभाला जाए, समझाया बुझाया जाए सब कोई के। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ तक बातें समझ में आ गई है, समझ में आ गई है ना? इनको समर्थन किसका मिला? उत्तरी वियतनाम एवं वियतनाम। नरोत्तम सियानु को सपोर्ट मिल गया ना। उधर दक्षिण वाला हिस्सा से अमेरिकी फौज घुस गई थी कंबोडिया में। ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ लिखने वाला भी देश टॉपिक नहीं है। अब हर चीज़ को लिखेंगे हम लोग तो ये शॉर्ट नोट थोड़े होगा, एक लंबा नोट्स बन जाएगा। चीज़ें दिमाग में भी बैठा के रखना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो जब इंडोनेशिया ने अब प्रस्ताव रखा फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का, तो परिणाम यह हुआ कि 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया। क्या हुआ? देखो एक बात बताते हैं, बता रहे हैं एक बात तुम लोग को। यही के चलते पहले हमारा डिफेंस सिस्टम जो था, महिलाओं की एंट्री को रोका था। एगो चूहा देख, सुनो देखो, एगो चूहा देखो कहाँ है, कहाँ दे रहा है। चलो देखो, तो जकार्ता में इंडोनेशिया के पहल पर इस बार फिर से एक सम्मेलन बुला लिया गया। यह सम्मेलन बुलाया गया 16 मई 1970 को।
यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, चूंकि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। सम्मेलन भले सफल हो गया, लेकिन कंबोडिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नृशंस हत्या का यह दौर थमा नहीं। यानी अमेरिका भी अटैक करता रहा, कंबोडिया के छापामार लोग भी युद्ध करते रहे, हत्याएं होती रही, अमेरिका द्वारा बमबारी किया जाता रहा, ये कुछ भी रुका नहीं। इस सम्मेलन सफल कहा जाए या न कहा जाए, ये चर्चा का विषय रहा। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया। इन सब के बीच सब कुछ होता भी रहा, इन सब कुछ के बावजूद भी 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया। यानी अब अमेरिका उन्हें लड़ियो रहा है, यहाँ के लोग उस युद्ध को जारी कैले है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक गणराज्य घोषित कर दिया। परंतु सिहानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष अभी भी जारी रहा। 5 वर्ष पश्चात ये लड़ाई 5 वर्षों तक चला और 5 वर्ष पश्चात सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया। अब सिहानुक को कहा कि अब रोज रोज की लड़ाई से बढ़िया ही 5 साल से लड़ाई तनिका है। द्वितीय विश्व युद्ध 5 साल चलल था ना, 1939 से 1945 लगभग 6 साल होता है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल कुछ दिन आ जाएगा। तो 5 साल जब द्वितीय विश्व युद्ध चल था, 5 साल ये लड़ रहा है, कहा कि रोज रोज लड़ने से क्या फायदा, आज जय या निर्णायक युद्ध की घोषणा नरोत्तम सिहानुक ने कर दिया। और उनकी लाल खुमेरी सेना, उनकी सेना का नाम था लाल खुमेरी सेना। बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब चलो टॉपिक पूरा कैला के बाद कुछ होगा, फोन आने पैसा वैसा रोकना पड़ेगा।